बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली पिछले लेक्चर से कंसर्न है, विच इज बायोएनर्जेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने सारे फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को डिस्कस किया था। तो आज का हम लेक्चर जो है स्टार्ट करने वाले हैं थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से अब बेसिकली सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एज यू नो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्योंकि वो एनर्जी करेंसी बनाता है विच इज एक्चुअली एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन लास्ट तक जो हमने एनर्जी रिलेशंस पढ़े थे वो थे प्लांट्स के, और अभी जो हम एनर्जी रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो दोनों में होता है। एनिमल में भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है और प्लांट्स में भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। यहाँ पर फर्क सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स का ही होता है, जैसे उसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में और एनिमल्स दूसरे जानदारों से ग्लूकोज लेते हैं। तो इसमें बेसिक कुछ ही लाइनों का फर्क होता है, बाकी सारी सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जितना भी प्रोसेस है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सपोज करें इट इज अ ग्लूकोज जो कि इंटर हुआ किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और उसमें सबसे पहला जिसका प्रोसेस होगा वो होगा ग्लाइकोलाइसिस। वो परफॉर्म कराएगा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी फर्स्टली। लेटर देन ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एसिटाइल कोए फॉर्मेशन। So the next step after the glycolysis is acetyl CoA formation, और इस फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक और प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस परफॉर्म होता है विच इज एक्चुअली क्रेब्स साइकिल। ये एक साइकिल है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज एक्चुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आफ्टर द क्रेब्स साइकिल हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ना सिर्फ क्रेब्स साइकिल से प्रोड्यूस होने वाले NADPH या कुछ एनर्जी चेक्स आते हैं, बल्कि जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो एनर्जी चेक्स बने थे वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जो एसिटाइल कोए के दौरान बनेंगे वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, और जो क्रेब्स साइकिल से बनने वाले एनर्जी चेक्स हैं वो भी इसी में ही जाएंगे। और एज ए रिजल्ट एसिटाइल कोए फॉर्मेशन में एटीपी कोई इतनी खास प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन क्रेब्स साइकिल के दौरान भी एटीपी प्रोड्यूस होती है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि कितनी एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं, और ऐसा तो बेसिक आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो एटीपी तो प्रोड्यूस होनी ही है, तो यानी यहाँ पर भी एटीपी ने प्रोड्यूस होना है। अच्छा, इन तीनों प्रोसेस में बल्कि एनर्जी के साथ साथ कुछ और एनर्जी चेक्स भी बनते हैं। एनर्जी चेक्स लाइक NADPH, FADH भी बेसिकली एनर्जी चेक ही है एज लाइक टू दी NADPH, और ये सारा प्रोसेस
जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ग्लूकोज के आने से ना। अच्छा, ग्लूकोज के आने से ये प्लांट्स में बेसिकली ग्लूकोज आता है, लेकिन जो एनिमल्स है उनमें और भी चीजें आती हैं, लाइक उनमें आता है सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, दीज आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये सारी चीजें ऐसे ही कंज्यूम नहीं होती सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ने किस में टूटना है, उसने ग्लूकोज में टूटना है, और प्रोटीन ने एज यू नो अमाइनो एसिड, और लिपिड्स ने फैटी एसिड्स में, ठीक है। और ये सारी चीजें एक स्मॉल कार्बन चेन बनाती हुई, स्मॉल कार्बन चेन बनाती हुई क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करेंगी, और आफ्टर क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने होना है एज वी नो, और उसके रिजल्ट में हमारे पास एटीपी का प्रोडक्शन होना है। तो एक बेसिक ये ओवरव्यू था किसका, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कंप्लीटली। अब इसके बाद हम सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है विच इज ग्लाइकोलाइसिस, इसको अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले क्या होगा, एज यू नो हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो सबसे पहले आएगा, जो कहाँ से टूटा है एनिमल्स में, वो कार्बोहाइड्रेट से आया है, और प्लांट्स इसको ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन प्रोड्यूस कर दें। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एटीपी के मॉलिक्यूल्स में आना है। एक बेसिकली ये ओवरव्यू है, इतना वो नहीं है, मतलब कि आप इसको पर्टिकुलरली एक प्रोसेस नहीं कह सकते हो। यहाँ पर एक ओवरव्यू चल रहा है कि मतलब होना क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में पूरा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने सबसे पहले आना है, ये एटीपी कंज्यूम करेगा। अब वो एटीपी की कोई पर्टिकुलर तादाद नहीं है, लेकिन वो तकरीबन 4 एटीपी उसमें प्रोड्यूस होंगे, जिसमें से वो 2 एटीपी खुद ही यूज कर लेगा। ग्लूकोज आया सबसे पहले, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाला प्रोसेस, मतलब समझिए कि ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है। वो आया, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस। वो आया, ग्लूकोज आया, उसमें 4 एटीपी कंज्यूम्ड हुए, ठीक है, और 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए, और 2 NADPH प्रोड्यूस हुए, और जिसमें से जो वो 4 एटीपी प्रोड्यूस करेगा उसमें से वो 2 एटीपी खुद ही कंज्यूम कर लेगा। ये बात रिमेम्बरिंग पॉइंट है जिसको अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, ठीक है। और उसके बाद ये 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा थ्रू द ग्लूकोज। यहां तक जो प्रोसेस हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुवेट जब बन गया ना, अब यहाँ पर डिपेंडेंस की बात आती है, ऑक्सीजन पर ये डिपेंडेड है, किस पे, ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो यहाँ पर मजीद इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होनी है। इन केस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, देन इसकी फर्मेंटेशन होगी, नहीं होगा। अगर जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं होगा तो इसकी फर्मेंटेशन होगी। और फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में अगर वो प्लांट्स के अंदर हो रही है फर्मेंटेशन या एनिमल्स के अंदर, तो उसकी अलग अलग वेराइटीज हैं। अगर वो फर्मेंटेशन प्लांट्स के अंदर हो रही है तो वो प्लांट्स अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे और CO2 प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि प्लांट्स के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, और या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्लांट्स एज अ फर्मेंटेशन के रिजल्ट में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और जो एनिमल्स है हमारे पास वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं फर्मेंटेशन के बाद।
और ये फर्मेंटेशन कब होगी? जब पायरुवेट का जो हमारे पास मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन की अवेलेबल नहीं होगा, तब फर्मेंटेशन होगी। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना है। अब ये था फर्मेंटेशन, ठीक है, ये फर्मेंटेशन हो गई। इन केस अब हम मूव ऑन होते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल सबसे पहले रिलीज होंगे और उसके साथ साथ 2 NADPH के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और यहाँ पर होगी एसिटाइल 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। तो यहाँ तक जो हुई वो थी ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे एसिटाइल कोए फॉर्मेशन। तो यहाँ तक एसिटाइल कोए फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर अब जगह नहीं तो मैं रेस्ट करके ऊपर लिखती हूँ। तो अब बेसिकली हमने इसको ऊपर करके लिख दिया है। हाँ, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था किसमें? एनिमल्स में, और प्लांट्स में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो तो वो एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। अब लैक्टिक एसिड का काम क्या है एनिमल्स में? बेसिकली जो लैक्टिक एसिड है वो फटीगनेस कॉज करता है। किसमें? मसल्स में। यानी कि जो बेसिकली जो जिम का यूज करते हैं, जिम जाते हैं डेली, बॉडी बिल्डर होते हैं जो, उनके मसल में मतलब वो डंबलिंग कर करके उनके मसल में ना एक फटीगनेस आ जाती है, एक दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि उनके मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन नहीं हो रही होती मसल में, एक मसल उनके जाम्स होना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम फटीगनेस बोलते हैं और ये किसकी वजह से आती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। और ये लैक्टिक एसिड क्यों हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फर्मेंटेशन का हो रहा था एनिमल्स में प्रोसेस, तो उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है। और ये क्या कॉज करती है? ये कॉज करती है फटीगनेस इन मसल। अब यहाँ पर 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। अब एसिटाइल कोए फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप था विच वाज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल अब परफॉर्म होने जा रही है। तो सबसे पहले इसकी होगी C4 साइकिल, देन सबसे पहले C3 साइकिल, देन C4 साइकिल, देन ये दोनों C5 साइकिल प्रोड्यूस करवाएंगे। अब एज अ रिजल्ट यहाँ पर 2 CO2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, ओके, और यहाँ पर 2 NADPH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पर जब C5 से C3 साइकिल परफॉर्म होगी, यहाँ पर C3, C4, C5 से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि कार्बन 3 की चेन, कार्बन 4 की चेन, कार्बन 5 की चेन, ठीक है। अब जब वो C4 से C5 की तरफ आया तो 2 NADPH2 इसने रिलीज किया। अब जब वो C5 से C3 की तरफ जाएगा तो वो एक यूनिक चीज प्रोड्यूस करेगा, दिस इज 2FADH2 के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। और जो अभी तक कहीं प्रोड्यूस नहीं हुई वो ये क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होगी। दिस इज आल्सो एनर्जी चेक एज वी डिस्कस अर्लियर। और इसके साथ साथ एक और चीज भी प्रोड्यूस होनी है, दैट इज 4 NADP मॉलिक्यूल्स। ये दोनों चीजें ये प्रोड्यूस करेगा और इसके बाद दोबारा C4 साइकिल में परफॉर्म होना है। सॉरी, C3 यहाँ पर, C4 यहाँ पर, C4 देन C3 देन अगेन C5 देन अगेन C4। ये पूरी एक साइकिल कंटिन्यू रहेगी, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ से अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस एसिटाइल कोए फॉर्मेशन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस जो हमारे पास है वो कहलाता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था किसका? ये पूरी हमारे पास हुई सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारे पास क्या हुई? सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
तो अब एक एक प्रोसीजर को हम मजीद डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस करेंगे, देन हम उसको दो पायरुवेट एसिड जो बन रहे हैं हमारे पास ग्लूकोज से, उसको मजीद डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसकी फर्मेंटेशन एरोबिक हो रही है। फर्मेंटेशन को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे वाया, बिकॉज इसमें यही दो मेन पॉइंट्स थी जो हमने यहीं पे डिस्कस कर ली। तो हम उसकी एसिटाइल कोई फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एसिटाइल कोई बेसिकली बन कैसे रहा है। फिर इस दो एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल्स से क्रेब्स साइकिल जो परफॉर्म हो रही है उसको मजीद डिस्कस करेंगे। So let's start the discussion with the subsection of glycolysis. So glycolysis का प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होना है? ये स्टार्ट हमारे पास ग्लूकोज से ही होगा। दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो स्टार्टअप करवाएगा एक ग्लाइकोलाइसिस को। सबसे पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से यहाँ पर बननी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और यहाँ पर बेसिकली एक एटीपी की कंजप्शन भी होनी है। एक एटीपी का मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, एज अ रिजल्ट वो एडीपी बनाएगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वो बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हैं 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन इन दोनों में बेसिकली जो एक डिफरेंस आता है वो एक OH ग्रुप का आता है जस्ट। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। ओके, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद यहाँ पर एक और एटीपी ने कंज्यूम होना है। एटीपी कंज्यूम होगी और एज अ रिजल्ट वो एडीपी प्रोड्यूस करेगी, यानी यहाँ पर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल वो कंज्यूम कर लेगा और एज अ रिजल्ट वो बन जाएगा फ्रक्टोज, एक 1 6 और दूसरा 6 फॉस्फेट। यानी कि यहाँ पर उसके पास अब पहले उसके पास एक ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था जो उसके 6th कार्बन के साथ अटैच था। ग्लूकोज के पास भी एक ही फॉस्फेट का मॉलिक्यूल था जो उसके 6th, not a 6, it's for suppose this is 1 carbon, second, इसको कार्बन की तरह ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, दिस इज नंबर 6 कार्बन, और इसके साथ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच था। बट नाउ इट इज, उसके बाद वो फ्रक्टोज बना, यानी कि यहाँ पर जो ग्लूकोज के H और OH मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें बेसिकली एक ही डिफरेंस आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कि उसका जो एक OH है वो मिसप्लेस होता है। ठीक है, अब जब ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बन गया तो उसके बाद उसने एटीपी कंज्यूम की। यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने एक एटीपी प्रोड्यूस की और कंज्यूम की, और उस कंजप्शन के रिजल्ट में उसने एक और फॉस्फेट ग्रुप को गेन कर लिया जो उसके फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अलग से 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ये फॉस्फेट को। तो यहाँ तक ये बात समझ आई कि फ्रक्टोज ने नंबर फर्स्ट एंड 6 कार्बन के साथ एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच किया, और वो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कहाँ से आया? एक एटीपी की कंजप्शन से। क्योंकि देखे ना यहाँ पर था एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से उसके बाद वो बन गए एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब वो 2 डाइफॉस्फेट उसने वापसी एडिनोसाइन के साथ जो अटैच थे वो उसको एक्सक्रीट कर दिया, और एज अ रिजल्ट उसने सिर्फ एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल कंज्यूम किया। अब इसके बाद वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा, बट यहाँ पर वो 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक है डाइहाइड्रो ऑक्सी, ये इसमें क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि ये दिस इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, यू नो, तो इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको हम
DHAP भी बोलते हैं। ठीक है, एक ये चीज बन जाएगी, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, और दूसरा तो आपको पता है G3P, ग्लाइसिरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर ग्लाइसिरल डिहाइड के साथ जो उसका थर्ड कार्बन है उसके साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है। तो ये होगा कुछ इस तरह से, और ये भी। अब इसको हम डाई हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड यानी OH दो ग्रुप्स अटैच हैं। बेसिकली एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जो होता है उसके एक साइड पर अगर हाइड्रोक्सी अटैच होता है तो उसके जो अपोजिट साइड होगा, फॉर सपोज जिसमें कार्बन, अगर इसके साथ हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल एक अटैच है तो उसके अपोजिट वाले के पास हाइड्रोजन मौजूद होगा। दोनों एक साथ हाइड्रोक्सी नहीं अटैच करता, लेकिन इसके पास जब ये फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल ड्रॉप डाउन हुआ तो यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी यानी कि उसके एक ही कार्बन के साथ दोनों साइड पर OH ग्रुप अटैच है। लेकिन ये भी एक स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो बेसिकली आगे जाकर इसे दोबारा G3P का मॉलिक्यूल बनाना है। दिस इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, तो ये फर्दर जाके दोबारा G3P का मॉलिक्यूल भी बनाएगा। तो ये यहाँ तक था इसका जो ये एक प्रीपेरेटरी फेज है। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रीपेरेटरी फेज। किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। तो यहाँ पर अगर हम एमसीक्यूज के लिहाज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि वो आपसे पूछा जाएगा कि ना अगर एटीपी कंज्यूम हुई है तो किस स्टेप में हुई है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे एमसीक्यूज में सीरीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, या तो उसके एटीपी की प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो आपसे एमसीक्यूज में करते हैं क्वेश्चन के। इन द प्रीपेरेटरी फेज ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए? तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि यहाँ पर कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं हुआ, अलबत्ता यहाँ पर 2 एटीपी, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर 2 एटीपी कंज्यूम जरूर हो गए, कंज्यूम्ड। किसमें? प्रीपेरेटरी फेज। ओके, तो यहाँ पर ग्लाइसिल डिहाइड फॉस्फेट। अब यहाँ तक था हमारा प्रीपेरेटरी फेज। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास एक नेक्स्ट फेज जिसको हम TA ऑफ फेज भी बोलते हैं। उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर देखें यहाँ तक क्या हुआ कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो भी इसमें लेटर ट्रांसफर हो गया। अब ये जो है ये ट्रांसफर होगा किसमें? ये ट्रांसफर होगा 1,3 बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल में। बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट मतलब यानी कि उसके दोनों एंड पर अब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। सपोज करें दिस इज अ 3 कार्बन चेन और दोनों के एंड में क्या क्या है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच है, बिसफॉस्फेट, और ये एक ग्लाइसरल डिहाइड है। ठीक है, तो ये उसके बाद G3P के बाद यहाँ पर ये कंज्यूम होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक NAD आएगा, NAD जो लेटर ऑन बन जाएगा NADH2। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि G3P के मॉलिक्यूल से जब बिसफॉस्फेट बन रहा था 1,3, तो वहां पर एक NAD का जो मॉलिक्यूल है वो प्रोड्यूस हुआ। अब 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लाइसरल डिहाइड से यहाँ पर 2 ATP की प्रोडक्शन होगी। कितनी? 2, यानी कि यहाँ पर 2 ADP के मॉलिक्यूल्स आएंगे और ये इसके जो दोनों फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं वो इनको कंज्यूम करेंगे और ये 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब ये मुख्तलिफ स्टेट में होंगे, यानी कि सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो अटैच है फॉस्फेट वो सबसे पहले जाएगा, यानी कि सिर्फ बन जाएगा 3 बिसफॉस्फेट ग्लाइसरल डिहाइड, और उसके बाद जो उसके 3 कार्बन के साथ अटैच है
जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल वो आकर उससे अलग होगा, फिर उसके बाद एटीपी, यानी कि यहाँ पर एक मैंने समरी लिख दी कि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने किससे, 1,3 बिस फॉस्फेट, यानी कि उसके 1 और कार्बन नंबर 3 के साथ जो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच थे वो दोनों इससे ले लिए गए और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन गए। और एंड बाय द एंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पर एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। पायरुवेट यानी 5 कार्बन चेन, और पायरुवेट यानी 3 कार्बन चेन, सॉरी 3 कार्बन चेन, और यहाँ पर उसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, पायरुवेट के, विच इज एक्चुअली द 3 कार्बन चेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेमोराइजिंग पॉइंट क्या है कि यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल बने, यानी कि यहाँ पर नेट गेन जो हुआ वो था 4 एटीपी का। नाउ द क्वेश्चन arises हियर हाउ, यहाँ पर तो 2 बने, एक्चुअली ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसने यहाँ पर जो G3 मॉलिक्यूल बनाया उससे बने एक पायरुवेट, फिर ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ दोबारा इसमें, फिर उसमें से जो दोबारा बनेगा यानी 2 पायरुवेट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइकिल जो यानी कि जो चेन है वो 2 टाइम्स रन होगी। तो जब 2 टाइम्स, जब सिंगल टाइम रन हो रही तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। अब जब 2 टाइम एटीपी जो रन होगी साइकिल तो हमारे पास 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, और NADH2 हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए, फर्स्ट चेन में यहाँ पर 1 हुआ, यानी अगली चेन में ये हमारे पास टोटल 2 हो जाएंगे, 2 ओके ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फेस है उसको हम क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो फेस है इसे हम पे ऑफ फेस भी बोलते हैं। तो इसके 2 फेसेस इसीलिए बनाए गए हैं, देखें यहाँ पर सिर्फ एटीपी की कंजप्शन हो रही थी और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर एटीपी की प्रोडक्शन हुई है। तो ये चेन 2 टाइम्स रन हुई, तो इसीलिए सबसे पहले जो एटीपी प्रोड्यूस हुए 2 हुए थे, जब दूसरी बार रन होगी तो हमारे पास नेट गेन 4 एटीपी का आएगा। ठीक है, पहली चेन जब रन हुई तो इसके पास एक NADH का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ, और दूसरी चेन जब रन होगी तो इसके पास 2 NADPH के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसेक्शन हम अपने डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर पायरुवेट से किस तरह बनेगा एसिटाइल कोए। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 पायरुवेट बने थे, अब उसमें से 2 मजीद प्रोसेस हो रहे थे, विच वाज नंबर फर्स्ट फर्मेंटेशन, ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास था एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में हमने डिस्कस कर चुके हैं हम जो प्लांट्स में अगर हो तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होती है जब वो प्लांट्स में फर्मेंटेशन होती है, और एनिमल्स में ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करवाता है। तो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, तो एज वी डिस्कस अर्लियर दैट के 2 पायरुवेट के बनेंगे मॉलिक्यूल्स, और इसमें या तो फिर अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होगा तो उसकी फर्मेंटेशन होगी। ठीक है, अब फर्मेंटेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है। अगर प्लांट्स में फर्मेंटेशन होगी तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, और एनिमल्स में अगर फर्मेंटेशन होगी तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब पढ़ते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों वो बनाते हैं एसिटाइल कोए को, एसिटाइल कोए, और एज अ रिजल्ट उसमें एक कोए का मॉलिक्यूल इंक्लूड होता है, और यहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं और 3 कार्बन थे, यानी 2 3 यहाँ पे 6 कार्बन है, और यहाँ पर 2 जब एसिटाइल कोए बनेगा तो 2 कार्बन चेन है एसिटाइल कोए, और यहाँ पर एक कोए जब आया तो उसने इंटरेक्शन की। अब यहाँ पर जो 2 कार्बन है वो कहाँ चले जाएंगे, वो दोबारा एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, तो एसिटाइल कोए के फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया, और यहाँ पर एक और चीज में होना है वो है NAD के मॉलिक्यूल NAD T में कन्वर्ट हो DH NADH के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पर कितने NADPH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, आल्सो 2। तो यहाँ पर बेसिकली ये हुआ कि 6 कार्बन चेन थी और 3 कार्बन चेन थी और 2 मॉलिक्यूल्स थे पायरुवेट के, तो 6 कार्बन हमारे पास मौजूद थे। ठीक है, उसमें से 2 मॉलिक्यूल बने एसिटाइल कोए के, जिसमें कोए ने इंक्लूड हुआ, अपने आप को इंक्लूड किया, और वहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक्सक्लूड हुए, और यहाँ पर एक NADH का मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होगा। तो ये थी हमारी यहाँ से यहाँ तक एसिटाइल कोए फॉर्मेशन। अब यहाँ से ये जो एसिटाइल कोए फॉर्म हुआ है, तो वो फर्दर अब क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म करवाएगा। So let's discuss our new subsection, that is Krebs cycle. Basically, Krebs cycle is not difficult, but it's little typical to understand. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये Krebs cycle होता कहाँ है। Krebs cycle जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर होता है। As you know, mitochondria contain a folding inner membrane, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस वहीं पर ही होता है। अब सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट किससे होगी, यहाँ पर स्टार्ट होती है एसिटाइल कोए से, जो एसिटाइल कोए फॉर्मेशन के दौरान बना। एसिटाइल यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड विथ कोए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड विथ कोए मॉलिक्यूल बना, तो उससे आगे सिट्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा और उस सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा। अब आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लाइसरेट में बनना है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पर एक NAD का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है NADH के मॉलिक्यूल में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। आइसोसिट्रेट ने ऑक्सीडेशन की और एज अ रिजल्ट NAD का मॉलिक्यूल बना और NAD का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ NADH के मॉलिक्यूल के अंदर, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज भी होगी कि यहाँ पर प्रोडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थ्रू द कार्बो ऑक्सीलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के दौरान थ्रू यहाँ पर आइसोसिट्रेट में से जब अल्फा कीटोग्लाइसेट में बनना है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली यहाँ पर आपको इतनी कोई स्टेप्स, मतलब आपको ये याद नहीं रखना, बस आपने चीजें याद रखनी है, मेन पॉइंट। अब एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं कि NADH जो क्रेब्स साइकिल के दौरान बनी, वो किस स्टेप में बनी, आइसोसिट्रेट से जब वो अल्फा कीटोग्लाइसरेट में ट्रांसफर हुआ, तब बना हमारे पास NADH की। और दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, और अल्फा कीटो, जब ये अल्फा कीटोग्लाइसरेट बन गया, अब यहाँ पर ये एक, as you know, it is a 5 carbon compound. This is what? This is a 5 carbon compound. तो बेसिकली यहाँ पर दोबारा डी कार्बो ऑक्सीलेशन होगी, दोबारा टी कार्बो ऑक्सीलेशन हुई और यहाँ पर हाँ डी कार्बो ऑक्सीलेशन, और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ और एज ए रिजल्ट यहाँ पर NAD का जो मॉलिक्यूल है वो दोबारा NADH के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जहां जहां ऑक्सीडेशन होनी है, NADH ने बनना है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 स्टेप्स से अभी तक प्रोड्यूस हो चुका है, एक आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लाइसरेट और दूसरा अल्फा कीटोग्लाइसरेट टू
सक्सिनल कोए। अब यहाँ पे सक्सिनल कोए की फॉर्मेशन हो गई। अब जब ये सक्सिनल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक न्यू चीज अराइव होगी हमारे पास, विच इज एक्चुअली GTP मॉलिक्यूल, विच लेटर बिकम ATP। ये भी एक ATP का मतलब एक आप बोल सकते हो कि इनकन्वर्टेड फॉर्म है जो लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाएगा ATP में अगेन। अब यहाँ पर सक्सिनेट बन गया। सक्सिनेट इस स्टेप पे एक एंजाइम मौजूद है हमारे पास, विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है हमारे पास, वो एंजाइम एक न्यू चेक प्रोड्यूस करवाता है, विच इज व्हाट FADH2। किससे बना वो? FAD आयन से FADH2 प्रोड्यूस होगा। ये न्यू चेक जो एनर्जी का आया है, ये मेमोराइजिंग पॉइंट है कि आपने ये याद रखनी है कि ये न्यू चेक जो है वो किस स्टेप में बन रहा है, किस सीरीज में बन रहा है। तो बेसिकली वो सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे कि सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म FADH2। वो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम जो है वही प्रोडक्शन करवाता है FADH2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा किसमें? मेलेट में। फिर मेलेट जो है वो मजीद कन्वर्ट होगा किसमें? ऑक्जेलो एसीटेट में। अब यहाँ पर एक और चीज होगी, यहाँ पर दोबारा फॉर्मेशन होगी NADH2 के मॉलिक्यूल की, बट यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड या डीकार्बोक्सिलेशन कुछ नहीं हो रही, तो यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ जस्ट NADH2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा थ्रू द NAD आयन के। फ्यूमेरेट, अच्छा यहाँ पे जो फ्यूमेरेट है वो जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, जस्ट कन्वर्ट होगा। यहाँ पर कुछ इतना इम्पोर्टेंट हो नहीं रहा। इम्पोर्टेंट कहाँ हो रहा है? जब वो मेलेट से कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सिलो एसीटेट में। ठीक है, और उसके बाद दोबारा ऑक्सिलो एसीटेट जो है वो सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाए, वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलो एसीटेट सिट्रेट में। अच्छा, मेमोराइजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? सिर्फ इतना याद रखना है कि Na2D जो आयन है वो कन्वर्ट हो रहा है NADH2 में, किसमें? जब वो मेलेट से ऑक्सिलो एसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ इतना खास नहीं। अब यहाँ पर हम जो पॉइंट आते हैं MCQs में उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज द नेट गेन? नेट गेन क्या है? किसका? ATP का। कि यहाँ पे कोई ATP प्रोड्यूस हुआ है? अच्छा, यहाँ पर जो ATP प्रोड्यूस हुआ है इनडायरेक्टली हुआ है। यहाँ पर GTP का मॉलिक्यूल इनडायरेक्टली वो कन्वर्ट हुआ है ATP के मॉलिक्यूल। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट 1 ATP की प्रोडक्शन हुई है। एंड सेकेंड थिंग, क्या यहाँ पर कोई NADH2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है? तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, एंड तीसरा ये रहा। यानी कि यहाँ पर नेट गेन हमारे पास 3 NADH2 का आया है। और यहाँ पर हमारे पास तीसरा एनर्जी चेक क्या है? FADH2 का मॉलिक्यूल, DH2 का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर FADH2 का मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास? ओनली 1, एज यू नो। और फोर्थ थिंग जो हमारे पास आई है यूनिट यहाँ पर, वो है ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 and 2। तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब पॉइंट एग्जाम आपसे क्या क्वेश्चन रिलेट करेगा कि इन विच प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड? कोई भी उठा के दे सकता है, आइसोसिट्रेट या अल्फा कीटो ग्रुप और कीटो ग्लाइसरेट, या तो फिर वो आपको बोलेगा अल्फा कीटो ग्लाइसरेट सक्सिनल कोए, या तो फिर वो कोई भी स्टेप रिलेट कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लाइसरेट की जब ऑक्सीडेशन होगी तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। आइसोसिट्रेट की जब ऑक्सीडेशन होगी तभी डीऑक्सीडेशन होगी, तभी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारा पूरा क्रेब्स साइकिल। अब यहाँ पर इतनी बेसिक चीजें आपको याद कैसे रखनी होंगी?
इसके लिए हम एक पहले अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं इसका पूरा एक टेबल कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाऊंगी। फिर अगर वो टेबल आपने मेमोराइज कर लिया तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे आंसर करना। तो अब हम अपना नेक्स्ट सबसेक्शन डिस्कस करते हैं विच इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विजिट करके ये है कंसीडर करेंगे इट इज अ लो टू हाई पाथवे। व्हाट इज इट? इट इज अ लो टू हाई पाथवे। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि ये हो कहाँ रही है। ये हो रही है, अगर हम इसको बोले, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, एक फोल्डिंग मेम्ब्रेन जिसे हम क्या बोलते हैं, उसकी इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम उसका मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन, अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास एक फोल्डिंग लेयर्स के ऊपर एक F1 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। F1 पार्टिकल्स, वो F1 पार्टिकल्स जो है उनके अंदर जो साइटोक्रोम मौजूद है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को परफॉर्म करवाता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो कहाँ रही है, तो द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज साइटोक्रोम। अगर साइटोक्रोम लिस्ट में नहीं है तो यू कैन आंसर आल्सो F1 पार्टिकल। अगर F1 पार्टिकल नहीं है तो इनर मेम्ब्रेन, अगर इनर मेम्ब्रेन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली हो कहाँ रही है। अब ये स्टार्ट किससे होगी? यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक चेक है, एनर्जी चेक, विच इज NADH2। वो रिड्यूस होगा इनटू NAD, ठीक है। एज अ रिजल्ट वहां पर हमारे पास एक ATP प्रोड्यूस हुआ, इससे ADP से सबसे पहले वो एक एनर्जी का चेक आया, वो बाउंस हुआ और मतलब टूटा। उसके बाद वहां पर एक ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ थ्रू ADP, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा? कोएंजाइम Q के पास। कोएंजाइम Q जो किसके पास मौजूद है? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम जो F1 पार्टिकल्स के साइटोक्रोम से वहां पर मौजूद है। अब यहाँ पर अब ये जो कोएंजाइम Q है वो किसके पास जाएगा? हो जाएगा साइटोक्रोम B के पास। जब कोएंजाइम Q से जो एनर्जी फ्लो करती आ रही है किससे? NADH2 से, वो जाएगी कोएंजाइम Q के पास। तो फिर वो उस एनर्जी को ट्रांसफर करेगा इनटू द साइटोक्रोम B के पास। यहाँ पर एक और एनर्जी का चेक आके इंटरेक्ट करेगा विच इज एक्चुअली FADH2। अब FADH2 के रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना है? 2 इलेक्ट्रॉन जो कि उस चेन को ज्वाइन करेंगे और FAD का मॉलिक्यूल जो कि वापस बैक टू द F1 पार्टिकल्स, यानी वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाएगा। तो हमारे पास जो बेसिक चीज आ गई वो क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन जो कोएंजाइम Q के पास आएंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखें ये स्टेप स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये हुआ है सेकेंड स्टेप से। ये चेक आके कहाँ पे बाउंस हुआ है? सेकेंड अकाउंट में वो स्टार्ट हुआ है। तो अब सबसे पहला केस जो हमारे पास एनर्जी चेक था वो ये करवाएगा NADH2, एंड द सेकंड वन जो सेकंड स्टेप पर आएगा वो है FADH2। यहाँ पर आया साइटोक्रोम B के पास, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर होगी। साइटोक्रोम B से एनर्जी ट्रांसफर होनी है साइटोक्रोम C के पास, फिर साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A टू साइटोक्रोम A3। यहां तक जब वो फ्लो करती आएगी तो इससे पहले जब वो B से C की तरफ ट्रांसफर होगी तो यहाँ पर एक और ATP का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होना है। किससे? ADP के मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब वो साइटोक्रोम C के पास एनर्जी फ्लो करती हुई आई है,
एनर्जी, फिर उसके बाद वो साइटोक्रोम ए के पास जाएगी, फिर साइटोक्रोम बी के पास, A3 के पास। अब वो जब A3 के पास पहुंच चुकी है तो यहाँ पर एक और एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होना है, अगेन किससे, ADP से। अब लास्ट में ये जो सारी एनर्जी फ्लो करती हुई आ रही है, ये बेसिकली किसके पास जानी है, ये जानी है ऑक्सीजन के पास, और ये यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल भी कंज्यूम होगा, वो भी किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और अगर इसके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जो NADH के मॉलिक्यूल है उसने कितने ATP के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस किया, तो दिस इज 1 2 3। तो यहाँ पर NADH2 ने कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए, 3 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए, क्योंकि ये फर्स्ट अकाउंट पर, जैसे बैंक में अगर कोई जाता है तो मतलब फर्स्ट अकाउंट है, फॉर सपोज दिस इज द बैंक अकाउंट, 3 अकाउंट, फर्स्ट वन अकाउंट, यहाँ पर सेकंड अकाउंट, ये है थर्ड अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर इसने अपना चेक जाके दे दिया फर्स्ट अकाउंट को, तो उसको 3 अकाउंट से पैसे मिले, कैश हुए, ठीक है। तो फर्स्ट अकाउंट पे उसे एक ATP, सेकंड अकाउंट पे उसे दूसरी ATP एंड थर्ड अकाउंट पे उसे थर्ड ATP। बट जो FADH2 का मॉलिक्यूल है वो हमारे पास आया ही सेकंड अकाउंट पर था। तो इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स ये होगा कि इससे बनने वाले ATP की तादाद जस्ट 2 ही है, यानी कि ये जस्ट 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। अगर ये क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी ने जो फ्लो हो रही है वो बेसिकली कहाँ जाके एंड अप होगी, तो इट विल एंड अप ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो सारी एनर्जी फ्लो करती हुई आ रही है NADH2 से, वो जाके एंड अप होगी कहाँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास। और यहाँ पर नेट हमारे पास कितने ATP प्रोड्यूस हो चुके हैं NADH के एक मॉलिक्यूल से, वो है 3 ATP। और ये NADH2 का मॉलिक्यूल कहाँ से आया, ये जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस हुआ, जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान प्रोड्यूस हुआ, जितने भी ये प्रोड्यूस होते आ रहे हैं ना चेक्स, एनर्जी के चेक्स, ये सारे आके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सारे के सारे चेक्स कैश होंगे, और कैश होंगे किसकी शेप में, ATP की सूरत में। तो यहाँ तक था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं फॉर द एनर्जी रिलेशनशिप कि जितनी भी अभी तक हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में जितने भी प्रोसेस पढ़े, तो वहां पर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, देन हम उसको मेमोराइजिंग करेंगे ताकि वो हमें इजीली मेमोराइज हो जाए। डिस्कस अबाउट द एनर्जी रिलेशनशिप्स। तो अब हम यहाँ पर ना स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, देन एसिटाइल-CoA, देन क्रेब्स साइकिल। और अब यहाँ पर हमने इसकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन करनी है, यानी कि वो ATP जो सबस्ट्रेट लेवल यानी कि डायरेक्टली कंज्यूम हुए हमारे पास, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल-CoA और क्रेब्स साइकिल जितने भी इसके दौरान हुए वो यहाँ लिखेंगे। और इसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एनर्जी चेक्स हमारे पास बने थे NADH2 की फॉर्म में, तो उससे कितने ATPs हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इन दोनों का सम लिखेंगे हम। और यहाँ पर अगर यहाँ पर ये पूरे सम से अगर पूरे सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन में जितने भी ATP यानी कि पूरे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जितने सबस्ट्रेट लेवल पर ATP बनने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जितने ATP बनने हैं वो यहाँ लिखेंगे और उसका पूरा सम वहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। और इसको अब कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से मतलब पूरा हम अभी डिस्कस करेंगे कि कितने ATP, और ये सारी एक मेमोराइजिंग है। अभी अभी हमने इसको पूरा डिस्कस कर चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ एक इसकी समरी है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये होना है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। मैं ब्लू से लिखती हूँ। ओके, तो ये सबसे पहले होना है किसके, ये जो बॉक्स पूरा ड्रॉ किया है मैंने वो अकॉर्डिंग टू द यूकैरियोटिक सेल के मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहाँ पर जितनी भी ये सेलुलर रेस्पिरेशन है ना वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हुई है। जो ग्लाइकोलाइसिस जो भी स्टेजेस है हमारे पास वो सारे एक ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हुई है, ओके। एंड देन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ नेट गेन ऑफ ATPs लिखूँगी।
यानी कि जितने हमारे पास वापस आने हैं वो ATPs यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो अपनी डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रीपेरेटिव फेज में बेसिकली हमारे पास कोई भी ATP कंज्यूम नहीं हुई थी, प्रोड्यूस नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी दो ATPs कंज्यूम हुई थी। तो यानी कि सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन पर हमारे पास सिर्फ 4 ATP का गेन होगा, टोटल ATP बनेंगे। और इसको मैं डिफरेंट मार्कर से लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे पास टोटल ATPs बने वो रेड मार्कर से लिखे हुए हैं, और जितना हमारे पास टोटल नेट गेन हुआ, नेट गेन यानी कि जो हमारे पास बाहर आए, यानी वो किसी और उसी प्रोसेस में यूटिलाइज नहीं हुए, बाहर हमें हासिल हुए, तो वो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीपेरेटिव फेज में उसका 2 ATP कंज्यूम हुए थे, और उसकी जो पे ऑफ फेस है उसमें 4 बने थे। तो बेसिकली हमारे पास जो नेट गेन आएगा उसका 2 आएगा, यानी कि जितने हमारे पास आए, और टोटल ATP कितने बने वो थे 4। अब डिस्कस करते हैं इसके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली वहाँ पर 2NADH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, तो जिसमें से अल्टीमेटली कितने ATP ने बनना है, एक मॉलिक्यूल 3 ATPs बनाता है, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आंसर विल बी 6 ATPs। तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान 6 ATPs हमारे पास बने। तो हमारे पास यहाँ पर 6 ATP बने। अब डिस्कस करते हैं एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए के दौरान सबस्ट्रेट लेवल पर हमारे पास कोई ATP प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0। और इसकी डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पर हमारे पास 2NADH2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, एज वी रिमेंबर। तो इसमें से 6 ATPs ने प्रोड्यूस होना है। अब डिस्कस करते हैं क्रेब्स साइकिल को। तो क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पर डायरेक्टली हमारे पास सिर्फ 2 ही ATPs गेन हुए थे, जैसा कि आपको याद होगा GTP जो ट्रांसफ़र हुआ था ATP में, 2 ATP मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट लेवल पर हमारे पास आए। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात की जाए तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है उसके दौरान हमारे पास, आपको याद होगा कि 6 NADPH के मॉलिक्यूल, यानी कि क्योंकि केल्विन साइकिल 2 टाइम रन हुई थी, तो पर केल्विन साइकिल हमारे पास 3 NADH के मॉलिक्यूल हुए थे, और 6 NADH के मॉलिक्यूल हैं तो 18, और एक और चेक हमारे पास प्रोड्यूस हुआ था विच वाज FADH2, तो वो भी 2 हुए थे, यानी कि पर साइकिल 1 हुआ था, और 2 बार क्रेब साइकिल रन हुई। तो FADH, और FADH का एक मॉलिक्यूल 2 ATP को प्रोड्यूस करता है, 2 2 ज़ा 4 ATPs। तो अब इसका सम अप करते हैं, इसको टोटलिंग करते हैं। तो 4 + 6 10, यानी कि हमारे पास टोटल ATP कितने बने, 10। अब हमारा नेट गेन जो हुआ वो हुआ 8, और यहाँ पर हमारे पास टोटल यानी नेट गेन और टोटल दोनों 6 ही हैं। और क्रेब्स साइकिल के दौरान अब 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर, 18 + 4 22, 22 + 2 इट विल बिकम 24, यानी 24 ATP हमारे पास टोटल आए। देन हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। तो अब इसका टोटल नेट गेन निकालते हैं, तो ये हमारे पास आएगा तकरीबन 4। बेसिकली ये हमारा नेट गेन है, लेकिन टोटल ATP जो यहाँ पर बने थे वो थे 6। अच्छा, मैंने यहाँ पर छोटी सी एक आई थिंक मिस्टेक हो रही है मुझसे। अच्छा, इसको कैलकुलेट करते हैं पहले। तो यहाँ पर टोटल हुए 32, इसका नेट गेन आया। यहाँ पर मिस्टेक है कि एक यहाँ पर ना 6 टोटल बनेंगे तो सही, लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी हो जाएंगे यूटिलाइज, और हमारे पास नेट गेन जो आएगा वो आएगा 4 का, क्योंकि 2 कंज्यूम हो गए थे ATPs। तो यहाँ पर अब सम अप हमारे पास, अगर सम करें इसका टोटल, तो ये 10 ही रहेगा। तो इसका जो नेट गेन हमारे पास आया 2 + 4 = 6, तो नेट गेन हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल ATPs को डिस्कस करें तो इट इज़ 6, ओके। तो इट विल बिकम 30, आई थिंक 34, या। देन हम अपने पूरे सम्स को सम अप करते हैं।
तो हमारे पास जो इसका नेट गेन आएगा विट विल बिकम समथिंग लाइक 36, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे 4 यूज़ हो गए थे और टोटल गेन हमारे पास 40 है। और यहाँ पर हमारे पास 2 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यूज़ हुए थे और 2 सबस्ट्रेट लेवल पर, तो हमारे पास जो नेट गेन आया वो 36 ATPs का था। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया है अभी अभी एनर्जी रिलेशनशिप्स को। अब आपके साथ आपके MCQs क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इसी टेबल में से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, या फिर आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि नेट गेन बताएं कितना हुआ तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ATP का। तो हमारे पास नेट गेन 6 वाइज यू नो। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पूछ सकते हैं आपसे वो, तो इस तरह से मल्टीपल यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो और देखें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैं अभी यहाँ पर अगर डिस्कस करने बैठूँ तो ये 1 घंटे की जो वीडियो बनी है वो मज़ीद 2 घंटे की हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो क्रेब्स साइकिल में आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल पर कितने ATPs बने, ओके। और आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान कितने ATPs हमारे पास, कितने नेट गेन कितना आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, या तो फिर आपसे वो उसका पूरा सम पूछ सकते हैं, या आपसे पूरा पूछ सकते हैं कि पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कितने ATPs बने, या फिर इन दोनों को सिर्फ इतना पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान कितना बना। तो ये आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो कीप वॉचिंग अस। जज़ाकल्लाह।